नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आम चुनाव है, यानी कि लोकसभा के चुनाव हैं। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कितनी सीटें हैं टोटल हमारे देश में। 543 सीटें देखने को मिलेंगी। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। पहले ये उम्र 21 साल हुआ करती थी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 साल कर दी गई थी। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। अब आप देखिए, चुनावी बातें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी चुनावी मूड में है। नवरात्र और सावन में नॉनवेज मटन का वीडियो डालना चिढ़ाना मुगलिया सोच है, मोदी जी कह रहे हैं। अब आप देखते हैं कि विपक्ष पर वो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष उन पर आरोप लग रहा है, तो ज़्यादा जरूरी नहीं है सब। तालिबान देगा हिंदुओं और सिखों को संपत्ति का, भारत ने किया फैसले का स्वागत और इसी सकारात्मक कदम बताया। और अभी तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने का विचार नहीं हमारा। देख, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, और तब यह बात किसी ने सोची नहीं होगी कि करीब 2.5 वर्ष में ही तालिबान के रिश्ते भारत को और पाकिस्तान के साथ इस तरह के बदल जाएंगे। देखिए, अफगानिस्तान की बात हो रही है और हमारा का जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है ना हमारा भाग, पीओके वाला, तो उससे हमारी सीमा लगती है अफगानिस्तान से। और एक रेखा का नाम सुना होगा, डूरंड रेखा। ये पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी, लेकिन हमसे अलग होने के बाद पाकिस्तान के बीच ये सीमा लगती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलेगी। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच देखने को मिलेगी। आबकारी घोटाले की जांच में असहयोग कर रही कविता, साक्ष्यों से कराना है सामना, एसीबीआई कह रही है। दिल्ली में जो शराब नीति घोटाले की बात हो रही है ना, उसी में आप देखते हैं कि कविता का नाम भी शामिल है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। HAL से खरीदे जाएंगे 97 LCA मार्क 1 लड़ाकू विमान। तो रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से देश में ही निर्मित 97 LCA मार्क 1 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए निविदा जारी की है। और इनकी लागत आप देखिए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। यह सरकार द्वारा दिया गया स्वदेशी सैन्य उपकरणों का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और देखिए, हमारे पड़ोसी अगर चाइना जैसे और पाकिस्तान जैसे हों, तो हमें रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे को 2014 के बाद बजट बढ़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को दावा किया कि चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश का बजट नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि भारत को 1962 के युद्ध में से सबक लेना चाहिए था और पर 2014 तक सीमा बुनियादी ढांचे के विकास में कोई प्रगति नहीं हुई है। और देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। कितना है? 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। बेंगलोर कैफे बम धमाके का मुख्य साजिशकर्ता बंगाल में गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के होटल से 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। अब्दुल मतीन अहमद तहा व मुसाबिर हुसैन सजीब का आईएसआई से संबंध होने की बात हो रही है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी।
आप देखेंगे अगले साल से प्रस्तावित 2 बार बोर्ड परीक्षाओं पर संशय। 2025 के से 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने की प्रस्तावित योजना पर ग्रहण लगता दिख रहा है। और इसकी पहली वजह परीक्षा के परिणाम आने और स्कूलों और आप देखिए विश्वविद्यालयों में नए सत्र के होने वाले दाखिले के बीच दूसरी परीक्षा के लिए समय का नहीं होना। और दूसरी वजह साल में 2 बार परीक्षा कराने के पीछे छात्रों का तनाव दूर करने का जो मकसद था वह भी हल होता नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे आपने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका जताई है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहाँ जेल में पहुंच चुके हैं। उनका नाम भी आबकारी नीति में आया है ना, घोटाले में। भारत सरकार ने कहा कि ईरान और इजराइल ना जाए लोग। भारत ने अपने नागरिकों से ईरान व इजराइल की यात्रा पर ना जाने को कहा है। साथ ही भारतीय श्रमिकों को इजराइल जाने की अनुमति न देने का फैसला किया है। ऐसा ईरान व इजराइल के बीच बड़े तनाव के मद्देनजर किया गया है। और इस बीच रूस ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया के देशों में न जाने को कहा है। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए रूस है, यूक्रेन, इन दोनों के बीच भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, ईरान देखने को मिलेगा, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा, इजराइल और हमास में भी चल रहा है। अरब सागर हो गया, लाल सागर ये देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर आपको देखने को मिल जाएगा, अदन की खाड़ी यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो मैप का सहारा लेकर भी आप लोग पढ़ा करिएगा। म्यांमार में हालत बिगड़े, विद्रोहियों ने सीमावर्ती शहर पर किया कब्जा। और आप देखिए 200 सैनिकों को हटना पड़ा पीछे, सैकड़ों लोग थाईलैंड भागे। भारत ने 70वें कॉन्सुलेट से कर्मचारियों को यंगून शिफ्ट किया है। और देखिए म्यांमार की बात करें तो ये म्यांमार है। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। कटु बोल और निजी हमले दलों को पड़ेंगे भारी। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने कि कटु बोल व निजी हमलों से नाखुश चुनाव आयोग जल्दी कुछ और सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सभी दलों को नए सिरे से दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं और इसका पालन नहीं होने पर उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं कम की जा सकती हैं। इसमें स्टार प्रचारकों व रैलियों की संख्या घटाने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। चुनाव आचार संहिता लागू है ना, जब से आप देखते हैं कि चुनाव की तारीख का ऐलान होता है ना, उसी दिन से लागू हो जाती है और तब तक रहती है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। अपने जवान का हाथ बचाने के लिए सेना ने लड़ी समय से आप देखें जंग। वायु सेना में ने दुर्गम इलाकों में अभियान चलाकर जवान को किया एयरलिफ्ट। अभियान के दौरान नाइट विजन उपकरण की मदद लेनी पड़ी। अच्छी बात है, वायुसेना से मदद मांगी गई थी ना, तो ये बढ़िया बात है। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। एमसीडी कर्मियों का बकाया भुगतान 10 दिन में जारी करेगी दिल्ली सरकार। अदालत ने 2017 में दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं का किया है ना निपटारा, दिल्ली हाईकोर्ट ने। उन्नीस में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। लखनऊ, मथुरा में उनकी हार हुई थी, लेकिन बलरामपुर में उन्होंने जीत दर्ज की थी 3 सीटों से। तो आप देखिए देश के पहले चुनाव में कितने 60 पैसे प्रति वोटर हुए थे खर्च। और अब तक चुनाव में सबसे कम खर्चीला था 1957 का लोकसभा चुनाव। प्रति मतदाता 30 पैसे हुए थे खर्च। और अभी अगर हम लोग देखें ना तो एक नज़र में तो 1951-52 में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए थे चुनाव में, 10.5 करोड़। और कुल मतदाता कितने थे उस समय, 17.32 करोड़। अगर हम लोग 2014 में जाएं तो आप देखें कितने खर्च हुए थे, 3,870.3 करोड़, 83.4 करोड़ मतदाता थे। तो इस तरह से बढ़ता गया ये।
ये आप देखते हैं कि हाईकोर्ट ने विधायकों से पूछा क्यों नहीं आपका निर्वाचन शून्य घोषित कर दें। अनियमितताओं के आरोप पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सिंघार व 2 भाजपा विधायकों से 4 सप्ताह में मांगा गया जवाब। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और ये आप देखते हैं कि नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में सिंघर ने मेड़ा को 22,119 मतों से पराजित किया था। याचिका में आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए सिंघार ने अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया था। मतदाताओं को शराब और पैसा बांटा गया। साथ ही निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में कई जानकारी भी छिपाई गई थी। तो उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है। मॉरिशस के साथ संशोधित कर संधि को अभी मंजूरी नहीं। आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि मॉरिशस के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते से जुड़े संशोधित प्रोटोकॉल को अभी तक ना तो मंजूरी दी गई है और ना ही विभाग की ओर से अधिसूचित किया गया है। और मॉरिशस ने 7 मार्च 2024 को एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। प्रोटोकॉल में प्रिंसिपल फॉरवर्ड टेस्ट को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य संधि लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेन देन को देना सुनिश्चित करना है। पीएम से जुड़े हर सवाल का जवाब कुछ ही पल में दे रहा है नमो AI ऐप। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की भी मिल रही है जानकारी। यूजर्स PDF प्रारूप में भी प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर। तो सही बात है। खुदाई के लिए 3 नए स्तंभों के स्केच तैयार हुए। देखिए, भोजशाला की बात हो रही है और आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में भी सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सब आप देखते हैं। सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर मिसाइल अभ्यास। तो सेना की शक्ति कोर इन्फेंट्री व मैग्नाइट इन्फेंट्री बटालियन ने चीन की सीमा के नज़दीक पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में 17,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग के प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान मिसाइलें दाग कर शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन किया है। संभावना के आधार पर दोष मुक्ति नहीं रद्द नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का हत्या के मामले में गुजरात हाई कोर्ट का आदेश खारिज किया है और अदालत साक्ष्य पर आधारित व्याख्या ही कर सकती है, संभावनाओं पर नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। सर्विकल कैंसर की जल्द पहचान के लिए स्वदेशी किट का ट्रायल शुरू हुआ। देश में हर वर्ष सर्विकल कैंसर से करीब 1.25 लाख महिलाओं पीड़ित होती हैं और देश में इस बीमारी के कारण करीब 80,000 महिलाओं की मौत हो रही है। फ्रांस से आए 1200 सैंपल में होगा स्वदेशी HPV जांच किट का ट्रायल। सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग की मदद से ही की गई यह पहल। ट्रायल के परिणाम बेहतर रहे तो कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम में यह जांच होगी शामिल। अच्छी बात है। नारी शक्ति का प्रयास। अमेरिका और दुबई तक सत्तू से बड़ी आस। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह का संयुक्त प्रयास बना रोजगार सृजन का माध्यम। ये आप देखेंगे बलिया के सत्तू में मिले यह पोषक तत्व 468.79 कैलोरी, 154.30 मिलीग्राम कैल्शियम, 18.3 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम प्रोटीन और आप देखिए 15.50 ग्राम फैट, 5.8 मिलीग्राम आयरन आपको देखने को मिलेगी। और महिलाएं आजकल आप देखते हैं कि इस तरह के कई स्टार्टअप लगा रही हैं और अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। बहुत सारी महिलाओं को वो रोजगार भी दे रही हैं। अच्छी पहल है। भारत में व्हाट्सएप ने AI चैटबॉट का परीक्षण किया शुरू। आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो अंग प्रत्यारोपण की फर्जी NOC में कई निजी अस्पताल की जांच शुरू हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह के कारोबार भी खूब चलते हैं अंग प्रत्यारोपण पर। कोर्ट ने 8 संक्रमित पूर्व वायुसेना अफसर मामले में समीक्षा याचिका ठुकराई। आप देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना के एक सेवानिवृत्त अफसर को वायुसेना की ओर से 1.54 करोड़ रुपये कहा जा रहा देने का निर्देश देने संबंधी फैसले पर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। इस अफसर को 2002 में जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में तैनाती के दौरान सैन्य अस्पताल में संक्रमित खून चढ़ाए जाने के कारण HIV का संक्रमण हो गया था। तो उसे एक तरह से मुआवजा देने की बात।
बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाले में अब तक 365 करोड़ रुपए जब्त हुए, ईडी कह रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस तरह की संस्थाओं के बारे में भी याद रखा करिएगा। प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ मैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 1 मई 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। कब? 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी ईडी की। अदालतें अनुमानित आय से भी तय कर सकती हैं गुजारा भत्ता। एक पत्नी को 15,000, 2 बच्चों को 6-6 हज़ार रुपये गुजारा भत्ता देने का मामला, आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। मुनाफा वसूली के चलते 793 अंक लुढ़का सेंसेक्स। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, धूमिल होने से जमकर बिकवाली, बॉन्ड पर यील्ड भी बढ़ाए, तो ये भी देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 42 लाख यात्री वाहनों की हुई बिक्री। और 100 दिनी एजेंडे में शामिल हुआ SEZ संशोधन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है। तेल की मांग 22.5 लाख बैरल प्रति दिन बढ़ेगी, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ने गुरुवार को कहा है। देखिए, ओपेक के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, उस पर इन सभी संगठनों के बारे में बात की हुई है, तो ज़रूर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सितंबर 1960 में बगदाद इराक में इसकी स्थापना हुई थी। वीना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। मार्च में चीन का निर्यात 7% से ज़्यादा घटा और 17 करोड़ टन कोयले उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 के दौरान। 2034 तक होगी 7.8 करोड़ मकानों की ज़रूरत। 2024 में आप देखते हैं कि 6.1% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी की, ये मूडीज कह रही है। 9 महीने के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई पहुंची है। अब आप देखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत अमेरिका हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन पर साध कर रहे सकते हैं काम। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने पर दिया जोर। अब देखेंगे, अमेरिकी संसद में मंदिरों पर हमले के विरोध में प्रस्ताव पेश हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को किया गया ध्वस्त। मंदिर के स्थान पर वाणिज्यिक परिसर का निर्माण शुरू। अधिकारी मंदिर आप देखते हैं कि विध्वंस के बारे में व्यक्त कर रहे हैं अभी अनभिज्ञा। ये आप देखेंगे, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। यहाँ देखिए, मंदिरों की बात कर लीजिए, चाहे धर्मों की, अल्पसंख्यकों की बात कर लीजिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, ये लोग देखिए बहुत बुरी स्थिति उनकी रही है। और हिंदुओं को कहते हैं या तो मार के भगा दिया गया, या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या उन्हें मार दिया गया। क्योंकि आप देखिए, पहले जितनी जनसंख्या थी उसकी जनसंख्या घटती जा रही है। तो ये बातें होती रहती हैं। पाकिस्तान है देखिए, वो जापान और फिलीपींस की प्रति अमेरिका की रक्षा प्रतिबद्धताएं सदैव दृढ़ हैं, बाइडन साहब करें। अमेरिका में मनाया गया बिहार दिवस। अमेरिका में प्रवासी बिहारी समुदाय के लोगों ने बिहार दिवस मनाया है, अच्छी बात है। एक कैलिफोर्निया असेंबली में मनाई गई महावीर जयंती। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर UN मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाक को घेरा। का अल्पसंख्यक महिला व लड़कियों का मतदान कर की जा रही जबरन शादी। UN की संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रूस से शांति वार्ता के लिए 2022 के इस्तांबुल मसौदे को बताया कारगर। कहा इस प्रस्ताव को आधार बनाकर आगे वार्ता के लिए बढ़ाया जा सकता है। बृहस्पति के चंद्रमा की सैर पर जाएगा अंतरिक्ष यान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। कैलिफोर्निया के पासडाउन में जेट प्रोफेशन प्रयोगशाला में मीडिया का दौरा कराया गया है, जहां देश दुनिया के पत्रकारों ने यान को पहली बार देखा है। यह यान अक्टूबर में आप देखिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। यूरोपा बृहस्पति के 95 चंद्रमाओं में से चौथा सबसे बड़ा है और यह ग्रह का सबसे निकटतम चंद्रमा है। 3 अन्य सबसे बड़े चंद्रमा
चंद्रमा और ग्रेनिमिड और कैलिस्टो है जो पृथ्वी से परे खोजे गए हैं, खोजे गए पहले चंद्रमा थे। और यह यान यूरोप पर जीवन के रहने योग्य तत्वों की संभावनाओं का पता लगाएगा। अच्छी बात है। देखिए, नासा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि किसकी बात हो रही है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो आप देखेंगे कि कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 में वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखेंगे, ये आपकी खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं तो ये भी देख लिया करिएगा। आईपीएल चल ही रहा है, आईपीएल आपका। आकाश और अनिरुद्ध को कांस्य पदक मैच में मिली हार। ये भारतीय पहलवान है आकाश दहिया और अनिरुद्ध कुमार। एशियन चैंपियनशिप के कांस्य पदक में मैच में गुरुवार को हार का सामना करना पड़ा। ए मोंटे कार्लो मास्टर्स के सेमीफाइनल में सिपास आपको देखने को मिलेगा। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में हार के साथ डी गुकेश ने गवाई बढ़त। ये भी मैरी कॉम पेरिस ओलंपिक में अभियान प्रमुख पद से हटी है, आप देखेंगे। आईओए अध्यक्ष की पीटी उषा की बात हो रही है, को पत्र लिखकर दी जानकारी। उषा बोली, निष्ठा का करते हैं सम्मान, शीघ्र विकल्प की घोषणा करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। स्क्वैश टूर्नामेंट में आकांक्षा सालुंके साफी से हारी, आप देखिए। और धावक लक्ष्मण पर नाडा ने लगाया 2 वर्ष का प्रतिबंध। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने लंबी दूरी के धावक जी लक्ष्मण पर 12 महीने की अवधि के में 3 बार स्थान संबंधी नियमों के उल्लंघन के साथ एक बार फिर जांच के लिए उपलब्ध नहीं होने पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। प्रीमियर लीग जीतना सबसे गौरवान्वित क्षण होगा, जिन सिंह को कह रहे हैं। विनेश फोगाट के आरोप को महासंघ ने नकारा। विनेश बोली, महासंघ सहयोगी स्टाफ को मान्यता पत्र जारी नहीं करके रोकना चाहता है। महासंघ का दावा है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद विनेश ने आवेदन किया था। चल रहा है ये भी देखने को मिलता है। सीटेट की तैयारी में मददगार है। आजकल आप देखते हैं कि घर बैठकर भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, मुझे लगता है। बस सही दिशा, अपने आप पर कंट्रोल और पढ़ाई का माहौल आपके पास होना चाहिए। देखिए, आजकल मोबाइल आपका है, स्मार्टफोन, नेट है, दुनिया की कोचिंग सभी आपके फ़ोन में पड़ी हुई है। बस आपको सही दिशा में पढ़ना है। मैं कहता हूँ सिलेबस, पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के अपने पास रखा करिए, समझा करिएगा उन्हें। अगर आपने समझ लिया तो एक तैयारी का लेवल आपका अलग ही रहेगा, एक दिशा आपको मिल जाएगी। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। और सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर बिखेर रही हैं, अद्भुत छठा ट्रायल सफल हुआ है ना, ये भी आप देखेंगे इसमें। और क्या कर सकते हैं, जन्म से होता है निर्धारण, विवाह से नहीं बदलती जाती, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आप देखेंगे क्या कह रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है। तो ये भी चल रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और महत्वपूर्ण खबरें भी मिल जाती हैं। अमेरिका को भारत से लिया था अपना पहला हाथी। 1796 में आज ही भारत ने से अमेरिका को अपना पहला हाथी मिला था। अमेरिकी व्यवसायी ने इसे कोलकाता से $450 में खरीद कर न्यूयॉर्क में $10,000 में बेचा था। समुद्री रास्ते से पहुंचे इस हाथी को देखने अमेरिका की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर चलवाई गोलियां। 1919 में आज ही के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित एक सभा में ब्रिटिश अधिकारी जनरल ओडायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड से देश भर में व्यापक आक्रोश फैल गया था। ऋतु करीधल ने संभाली थी चंद्रयान 3 की मिशन की कमाल। भारत की रॉकेट वुमेन ऋतु करिगल श्रीवास्तव का जन्म 1975 में आज ही लखनऊ में हुआ था। स्कूल के दिनों से ही अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित समाचार एकत्रित करना उनका शौक था। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1997 में इसरो से जुड़ी और 2023 में चंद्रयान 3 मिशन का सफल नेतृत्व कर भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां दिलाई। उन्होंने चंद्रयान 2 और आप देखिए मंगलयान जैसे अंतरिक्ष अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके 20 से अधिक शोध पत्र भी प्रकाशित हुए थे। अच्छी बात है। अब नशे की लत छुड़ाएगी कोकेन वैक्सीन। ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेनस ग्राइस के शोधकर्ताओं व विज्ञानी फेडरिको गार्सिया से मिलकर तैयार किया है। चूहों पर ट्रायल सफल रहा है, इंसानों पर प्रयोग सफल हुआ तो यह दुनिया की पहली एंटी कोकेन वैक्सीन होगी।
कोकेन से शरीर और मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है? तो जब कोकेन को पाइप के माध्यम से सूंघा या फिर धूमपान किया जाता है तो यह पदार्थ खून के जरिए तेजी से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। वहाँ यह ड्रग ड्रग तस्कर को कई तरह के संदेशवाहक पदार्थों को छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, और जिनमें डोपामाइन भी शामिल है। कोकेन के सेवन से शरीर ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, हृदय पूरी क्षमता से पंप करता है, धमनियाँ सक्रिय हो जाती है, भूख प्यास कम लगती है, स्थिति खराब होने पर हृदय गति रुक जाती है। सेवन से 5 से 30 मिनट के बीच सबसे ज़्यादा असर रहता है इसमें, और वैक्सीन में यह गुण चाहिए। तो ब्राज़ील के शोधकर्ता चाहते हैं कि उनकी बनाई वैक्सीन शरीर को ऐसी एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करे जो कोकेन का इस्तेमाल होने पर उससे चिपक जाए, और इससे आप देखिए इस नशे के लिए जिम्मेदार तत्व खून के जरिए मस्तिष्क तक ना पहुंच पाए। और ब्राज़ील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ मिनस गेराइस की शोधकर्ता व विज्ञानी फेडरिको गार्सिया के अनुसार चूहों पर वैक्सीन का ट्रायल कर सफल रहा है, इंसानों पर भी सफल होने की पूरी संभावना है। ऐसे में यह दुनिया की पहली एंटी कोकेन वैक्सीन होगी। अच्छी बात है। अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे थोटाकोरा। यदि समुद्री भोजन पसंद है तो फारएवर केमिकल से रहें सावधान। 80 वर्ष बाद मिला ऑस्ट्रेलियाई बम बरसक का मलबा। ऑस्ट्रेलिया रक्षा बल ने पश्चिमी न्यू वेटेन प्रांत के पपुआ न्यू गिनी के समुद्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बम बरसक और वायु चालक दल के 2 सदस्यों के अवशेषों का पता लगाया है। रक्षा बल के अधिकारियों के अनुसार लगभग 80 वर्ष पहले पपुआ न्यू गिनी के तट पर आग लगने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बम बरसक दुर्घटना होकर समुद्र की गहराई में समा गया था। यह बम बरसक द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था। जलवायु परिवर्तन से बड़े तापमान से स्टॉक के मामलों में हुई बढ़ोतरी। अनुसंधान कह रहे हैं बेकरी में कुकीज के आटे में गिर गया हीरा। जब अमेरिका वाशिंगटन की बात है। हम्प बैक व्हेल का संरक्षण करेगा मिशन विलू। और डोमिनिकन गणराज्य की सरकार ने गैर सरकारी संगठन मिशन विलू के साथ हम्प बैक व्हेल के अवलुप्त पर्याय जीवों के प्रजातियों के संरक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें आप देखिए कैरिबियन में डे ला प्लाटा वाई ला का विस्तार करना भी शामिल है। यह समुद्र में हम्प बैक व्हेल बहुतायत में है, और हम्प बैक का व्हेल का शरीर विशिष्ट होता है। इसका वजन 40 मेट्रिक टन तक होता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। अब आप देखेंगे ये संपादकीय पार्ट है, और संपादकीय पार्ट को हम लोग लास्ट में रख लेते हैं। पहले हम लोग जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चुनाव सुधारों से इनकार, और ये आप देखते हैं कि संपादकीय पार्ट आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। तो आप देखेंगे कि अमेरिका के विनोद प्रिय लेखक और अभिनेता रॉडनी डैंजरफील्ड ने एक समय कहा था कि 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति जुझारू और आशावान होता है। वह दुनिया बदलना चाहता है, और 70 का होने पर वह बदलना तो चाहता है, पर जान जाता है कि बदल नहीं सकता है। भारत पर यह कथन पूरी तरह लागू होता है। भारतीय गणतंत्र की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, सुधार करना कठिन होता जा रहा है। चुनाव सुधार पर आगे बढ़ने की जगह पीछे हटने की बातें होने लगी हैं। बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर विचार की बात तो छोड़ दीजिए। बढ़ती चुनावी हिंसा, धांधली और चुनाव की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए जिस ईवीएम का विकास किया गया उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मशीनों से आप देखिए मतपत्रीय मतदान की बहुत सी समस्याएं हल हुई थी, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने से मतपत्रों पर लौटने की अपील की जा रही है। और चुनाव को लेकर आप देखिए सबसे बड़ी समस्या प्रचार खर्च और उसके लिए आवश्यक चंदे की है, और जिसके समाधान के लिए आज़ादी के पहले से ही मंथन होता आ रहा है। और गांधी जी ने कभी कहा था कि भारत जैसे गरीब देश में यदि उम्मीदवार अपने चुनाव में 60,000 से 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो कैसा घोर अन्याय होगा। गांधी जी की चिंता उनके साथ चली गई। उनके बाद आप देखिए सार्वजनिक जीवन में फैलते भ्रष्टाचार से चिंतित होकर लाल बहादुर शास्त्री ने गांधीवादी के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, और जिसने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि सभी दलों को यह हर स्रोत से मिले चंदे और उसके खर्च का पूरा हिसाब रखना और उसका ब्यौरा ऑडिट के साथ हर साल देना चाहिए। चुनावी बॉन्डों पर विवाद की पृष्ठभूमि में संतानम समिति की
वह सिफारिश और भी प्रासंगिक हो जाती है। चुनाव प्रचार में होने वाले औसत खर्च विधानसभा के लिए 20 करोड़ और संसदीय चुनाव के लिए 50 करोड़ तक जा पहुंचा है। चुनाव आयोग ने आप देखिए विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख और लोकसभा चुनाव के लिए आप देखिए 95 लाख की अधिकतम सीमा तय कर रखी है कि इससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा, लेकिन कई गुना ज़्यादा होता है, जो हास्यास्पद रूप से कम है। और इसने चुनाव आयोग भी अवगत है कि वह प्रचार खर्च की सीमा दलों की सलाह से ही तय करता है। दल चाहें तो आप देखिए इसे बढ़वा कर वास्तविकता के करीब ला सकते हैं, पर वे ऐसा नहीं करते हैं। वे ना तो प्रचार खर्च का पूरा हिसाब देना चाहते हैं और ना ही अपने चंदे के सभी स्रोतों का। प्रचार का ज़्यादातर खर्च नकद होता है, जो आमतौर पर काला पैसा होता है। और चुनाव प्रेक्षकों का मानना है कि भारत के आम चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से भी अधिक खर्चीले हो चुके हैं और जिनका खर्च 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर चला गया है। भारत में आम चुनाव विज्ञापनों, जलसे जुलूसों और पोस्टरबाजी की होड़ के अलावा वोट खरीदने के लिए बांटे जाने वाले उपहारों और नकदी की वजह से खर्चीले हो रहे हैं। लोग पैसा लेकर वोट भले ही अपनी मर्जी से देते हों, पर वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें मिलने वाला पैसा पार्टियों को ठेके या नियमों में मिलने वाली रियायतों की आशा से दिया जाता है। साफ है कि वोटों के लिए मिलने वाला मामूली पैसा मतदाता को बहुत महंगा पड़ता है। वह सार्वजनिक भ्रष्टाचार की जड़ है। इंदिरा गांधी सरकार राजनीतिक दलों और नेताओं को विदेशी जासूसी संस्थाओं और दूतावासों से मिलने वाले चंदे को लेकर इतनी चिंतित हुई कि केंद्रीय गुप्तचर विभाग से जांच करा डाली। जांच की रपट दबा दी गई क्योंकि कुछ कांग्रेस नेताओं ने सोवियत संघ से चंदा लिया था। उसके बाद पिछली सदी के 90वें दशक में आप देखते हैं कि उनकी ही सरकार पर अनाज, तेल और रक्षा सौदे के जरिए चंदा उगाने के आरोप लगे थे। और इसी पृष्ठभूमि में लोकतांत्रिक सुधार संघ नामक संस्था ने चुनावी बॉन्ड का सुझाव दिया, जिस पर बरसों के विचार के बाद 2017 में लागू हुआ। लोकतांत्रिक सुधार संघ ने कानून का मसौदा देखते ही उसका विरोध शुरू किया, क्योंकि उससे मसौदे के इन 4 प्रावधानों पर आपत्ति थी, जिसमें बॉन्ड खरीदने वाले के नाम गोपनीय रखे गए, दान की सीमा हटा दी गई, कंपनियां ट्रस्ट बनाकर बॉन्ड खरीद सकती थी और बॉन्ड पर नाम ना होने की वजह से उसका विनियमन भी हो सकता था। और इन्हीं 4 दोषों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड वाले कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया। आखिर इस फैसले के बाद शोर मचाने वाले विपक्ष और मीडिया ने उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई जब उक्त कानून संसद में पेश किया गया था। लगभग 6 साल चली चुनावी बॉन्ड योजना का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गोपनीयता और सीमा रहित दान जैसे प्रावधान होते हुए भी चुनावी बॉन्ड से मिला लगभग आधे के 16.5 करोड़ रुपए का चंदा आम चुनाव में खर्च होने वाले 1 लाख करोड़ का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसका मतलब है कि चुनावी बॉन्ड के बावजूद चंदे की बड़ी रकम नकद या दूसरे माध्यमों से आती है और देने वाले कॉर्पोरेट विदेशी अपराधी कोई भी हो सकता है। पार्टियों को केवल 20,000 से अधिक चंदा देने वाले का रिकॉर्ड रखना और हर साल टैक्स रिटर्न भरना होता है। चंदा देने वाले को तो टैक्स छूट मिलती है, पर पार्टियों को चंदे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। पार्टी हर साल टैक्स रिटर्न भरने में भी आनाकानी करती हैं, जिसे लेकर विवाद होते रहते हैं। भारत में राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना आसान नहीं है। कॉर्पोरेट चंदा बंद कर दलों को सरकारी पैसे से चलाने की बातें व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक कड़वाहट और अविश्वास को देखते हुए सरकारी पैसे के बंटवारे पर विवाद होगा। और सरकारी अनुदान मिलने पर भी दल यदि अपने प्रचार में काला पैसा खपाएंगे तो उसे कैसे रोक पाएंगे। दलों को उनके जमन समर्थन के आधार पर कुछ सरकारी अनुदान देने और बदले में नगद लेन देन पर पाबंदी लगाने, पारदर्शिता के नियम सख्ती से लागू करने से कुछ फर्क तो पड़ सकता है। अधिकतर पश्चिमी लोकतंत्रों में इसी तरह की मिश्रित व्यवस्था है। कोई राजनीतिक सुधार जनता की सहमति और सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ठीक ही कहा था कि लोकतंत्र वह साधन है जो सुनिश्चित करता है कि हमें उससे बेहतर शासक ना मिले जिसके हम लायक हैं। लेखक BBC हिंदी के पूर्व संपादक हैं, तो इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, पढ़ लिया करिएगा। क्या कर लिया करिएगा? पढ़ लिया करिएगा। बदलते भारत से अनभिज्ञ कांग्रेस। तो आप देखिए, चुनाव के दौरान नेताओं का पार्टी छोड़ना और दूसरी पार्टी में जाना भारतीय राजनीति में बहुत ही सामान्य घटना मानी जाती है। इस समय कांग्रेस ने यही समझने को तैयार नहीं दिखता है कि उनकी पार्टी के नेता क्यों छोड़ रहे हैं। राजनीति की बात हो रही है, देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी वीडियो भी एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती, तो जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सत्कर्म। प्रायः देखा जाता है कि सत्कर्म करने के पीछे कुछ बेहतर
प्राप्ति की आस रहती है, जैसे उन्नति, मोक्ष या अगला जन्म बेहतर करने की इच्छा। यदि अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे जितने भी दान पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश के पीछे ना कोई स्वार्थ अवश्य होता है, भले ही वह स्पष्ट रूप से दिखाई ना देता हो। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख सकते हैं आप। और ये आप देखेंगे बदलता जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री ने उधमपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बिल्कुल सही रेखांकित किया कि अब जम्मू कश्मीर में एक और जहां सड़क, पुल, अस्पताल, रेल नेटवर्क के साथ उच्च शिक्षा संस्थान बन रहे हैं, वहीं हाल के इतिहास में पहली बार जब आतंकवाद, पत्थरबाजी, अलगाववाद, सीमा पार से गोलीबारी जैसी विषय चुनावी मुद्दे नहीं है। निस्संदेह यह सब जम्मू कश्मीर में एक बड़े और बुनियादी बदलाव का सूचक है। जम्मू कश्मीर में बदलाव के कुछ और स्पष्ट संकेत भी है, जैसे रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का जाना और हाल में गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अपस्पा हटाने पर विचार करेगी। और उनके अनुसार जम्मू कश्मीर से सेना को हटाकर कानून व्यवस्था को राज्य पुलिस के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से घाटी में बदलाव का एक प्रमाण यह भी है कि वहाँ सिनेमाघर खुलने के साथ खेल गतिविधियाँ जोर पकड़ रही हैं और पूंजी निवेश में वृद्धि भी हो रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि वहाँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर के लोगों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को मिलने वाले लाभ गिनवाकर एक तरह से यही बताया है कि यह अनुच्छेद कितना पक्षपाती था और विभाजनकारी और लोगों के अधिकारों को कुचलने वाला था। शायद इसी कारण उन्होंने न केवल यह कहा कि उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने के साथ उसका मलबा भी जमीन में गाड़ दिया, बल्कि यह चुनौती भी दी कि विपक्ष में यह एहसास नहीं कि इस अनुच्छेद की वापसी की बात कर सके। और प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा यह भी की कि वह दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में न केवल विधानसभा चुनाव होंगे बल्कि पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री के कथन से यह तो स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव होने के साथ जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि ऐसा किया जाना मोदी सरकार के एजेंडे में है। जैसे ही ये एजेंडा पूरा होगा, पस्त पड़े अलगाववादी तो कश्मीर के लोगों को बरगलाने का अवसर गवा ही देंगे। पाकिस्तान भी आप देखिए कश्मीर पर और निहत्ता हो जाएगा। और इसके बाद भी उचित यही होगा कि विधानसभा चुनाव के उपरांत कि ही यह आकलन किया जाए कि राज्य के दर्जे की बहाली कब की जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक दो आतंकी छिटपुट हमले करते रहते हैं और दूसरे कश्मीरी हिंदू अभी अपने घरों को नहीं लौट सके। जितना जरूरी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है और राज्य के दर्जे की बहाली करना है, उतना ही यह भी है कि कश्मीर हिंदू अपने घरों को लौटने के साथ वहाँ निर्भर हो रहे सके। यात्रा की तैयारी तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड में आगामी 20 मई से 4 धाम यात्रा आरंभ होने वाली है और देश में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच शुरू हो रही यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड सरकार भी तैयारियों में जुटी हुई है। यह भी अभी प्रशासनिक मशीनरी के चुनाव में व्यस्त रहने के कारण यात्रा की तैयारियां गति नहीं पकड़ पा रही है। प्रदेश में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इससे मतदान के बाद विभागों को तैयारियों को कुछ समय जरूर मिल जाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। 4 धाम यात्रा में पुलिस, पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पुलिस चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है, ऐसे में मतदान के बाद उसकी तैयारियां गति पकड़ेंगी। पर्यटन विभाग ने 4 धाम की यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय लिया। इसी समय हेली बुकिंग भी शुरू की जाएगी। यात्रियों का यात्रा पूर्व परीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का कार्य चल रहा है और बद्रीनाथ व केदारनाथ में निर्मित चिकित्सालयों के लिए उपकरण खरीद के टेंडर हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग मार्गों को दुरुस्त व सुरक्षित करने का कार्य कर रहा है। सुरक्षित 4 धाम यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवहन विभाग की है और जिसने ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य ऑनलाइन शुरू कर दिया है। और 19 अप्रैल को मतदान के बाद सभी विभागों के पास यात्रा की तैयारियों के लिए 20 दिन का समय होगा और इस अवधि में पूरी व्यवस्था को धरातल पर उतारना आसान नहीं होगा और इसलिए आवश्यक है कि सरकार सभी विभागों को लोकतंत्र के महापर्व को साकुशल संपन्न कराने के साथ ही प्रदेश की आर्थिकी और पहचान से जुड़ी 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित व सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए समानांतर रूप से तैयारियों के लिए निर्देशित करें। अब आप देखिए इतिहास का कलंकित अध्याय, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। यह घटना भले ही 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के दौर से जुड़ी है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था ना। इसके दौरान लगभग 12 लाख भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भर्ती किया गया था। विश्व युद्ध के उपरांत भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से सुशासन की उम्मीद की, लेकिन रॉलेट एक्ट के रूप में एक दमनकारी कानून तोहफे में दिया।
सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह आयोग की सिफारिश पर युद्धोपरांत क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया, जो युद्धकाल में पिछले भारतीय रक्षा कानून का ही विस्तार था। इसके तहत राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष के लिए कैद या नजरबंद किया जा सकता था। गांधी जी के आह्वान पर रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई थी। और इस बीच 10 अप्रैल को पंजाब कांग्रेस के 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन उक्त दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रकट करने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हुई और उस समय शहर में धारा 144 लागू था, जिसके तहत सभा करने, जुलूस निकाली आदि को गैर कानूनी घोषित किया गया था, लेकिन आम लोगों को इसकी खबर नहीं थी। जलियांवाला बाग चारों ओर से मकानों से घिरा है, जिसके बाहर निकलने का एक ही सकरा रास्ता है। इस मैदान में 15 से 25,000 लोग जमा हुए थे। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। उसने अमृतसर के कमांडर जनरल डायर ने अपनी सेना को उस निहत्ती भीड़ पर बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया था और उस दौरान लगभग आप देखिए 1600 चक्र गोलियां चलाई गई थी। गोलीबारी और भगदड़ के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों घायल हुए। इस घटना ने देश के स्वाधीनता संग्राम की दिशा को बदल दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने जलियांवाला नरसंहार की 100वीं वर्षी से पहले 2019 इस नरसंहार के लिए ब्रिटिश संसद में खेद व्यक्त करते हुए कहा था कि जो कुछ हुआ है, जो पीड़ा हुई है, उस पर हमें गहरा अफसोस है। हालांकि इस नरसंहार को याद करना आज भी बहुत पीड़ादायक महसूस होता है। यह आप देखते हैं, यह भी सच है कि इस नरसंहार के दोषियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। ये टिप्पणियाँ रहती है, देख लिया करिएगा, कमेंट रहते हैं एक तरह से। अब आप देखिए, जीवनदायिनी नदियों पर मंडराता संकट, ये आर्टिकल भी पढ़ लीजिए, जरूरी है। तो हमारे देश में ही नहीं, समूचे विश्व की नदियां संकट में हैं और आप देखते आज सबसे बड़ा सवाल यही कि उन्हें कैसे बचाया जाए। कहीं वह पहाड़ों की गोद में ही दम तोड़ती नजर आती हैं, कहीं उनकी जलधाराएं छोटी होती दिखाई देती हैं, कहीं अविरलता के संकट से जूझ रही हैं और कहीं उनके बहाव में कमी का संकट है, कहीं खनन अवैध कब्जों से हो रहे बहाव में अवरोध से प्रभावित है, कहीं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के रसायन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के चलते प्रदूषित हैं, कहीं वह बेहताशा दोहन से सूख जाने के चलते बीच बीच में रेत और बजरी के टीले जैसे नजर आते हैं, कहीं निचले क्षेत्रों में वर्षा के रुझान व ऊंचाई वाली भूमि पर सूखे से प्रभावित हैं, वहीं कहीं बेसिन में मौसमी हालात से उनकी स्थिति खराब है, कहीं अनियमित मानसून से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही हैं और कहीं वह जलवायु परिवर्तन के चलते सूख गई हैं, कहीं दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह गर्म हो रही हैं, तो जिससे उनकी ऑक्सीजन की हानि की दर महासागरों में हो रहे नुकसान की तुलना में कहीं ज़्यादा होने से पारिस्थितिकी के भीषण संकट से जूझ रही हैं। कुल मिलाकर उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट मुँह वाय खड़ा है। लिहाजा मजबूत रणनीति, अनुकूल बुनियादी ढांचा और समावेशी नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाने की बेहद जरूरत है। और आप देखिए, वस्तुतः जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा मंडरा रहा है, वह चाहे नदियां हो, जंगल हो, मीठे पानी के स्रोत हों, ग्लेशियर हो, बांध हो या फिर विकास कार्य ही क्यों ना हो, कोई भी जलवायु परिवर्तन की मार से अछूता नहीं रहा है। अमेजन के जंगल दुनिया को लगभग 20% ऑक्सीजन देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं 6400 किलोमीटर लंबी अमेजन नदी, जो पेरू से शुरू होकर इक्वाडोर, कोलंबिया होते हुए ब्राजील तक बहती है, अपने मूल स्वरूप की आधी रह गई है और उसका लगभग आप देखिए 50% पानी सूख गया है। इससे लगभग 2.5 लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों से लगभग 1 अरब लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारत में नदियों का दशा, जहां तक हमारे देश की नदियों का सवाल है, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जिन्हें जीवनदायिनी माना गया, वे आज जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास, खनन का अवैध कब्जे, प्रदूषण के चलते सूख गई हैं, सिकुड़ गई हैं या निष्प्राण होती जा रही हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश की लगभग 96% नदियां 10 से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती हैं। केवल 4% नदियां ही 500 से लेकर 3000 या उससे अधिक की दूरी तय कर पाती हैं। ज़्यादातर जलधाराओं का सफर छोटा होता जा रहा है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के अनुसार नदियों के सूखने का सिलसिला यदि इसी तरह जारी रहा तो आने वाले कुछ ही दशकों में देश की हालत रेगिस्तान जैसी हो जाएगी। देखा जाए तो देश में लगभग 600 नदियां हैं, जिनमें से 400 से अधिक प्रमुख नदियां हैं। उनमें जल प्रवाह के अनुसार गंगा सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से सिंधु सबसे बड़ी नदी है। दरअसल हमारे देश में आप देखिए मुख्यतः 4 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं, जिनमें उत्तर भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीप में भारत में नर्मदा, कावेरी और महानदी विस्तृत नदियाँ प्रणाली का निर्माण करती हैं।
और इनमें गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, नर्मदा, यमुना प्रमुख बड़ी नदियां हैं। देश की 46% नदियां प्रदूषित हैं और जिनमें गंगा, यमुना सहित देश की कई प्रमुख नदियां भी शामिल हैं और इनमें बीओडी यानी जैविक ऑक्सीजन की दशा बहुत खराब है। नदियों के सूखने के कारण देखें तो बारिश का कम होना, जंगलों की बेतहाशा कटाई और अतिक्रमण आदि नदियों के सूखने के प्रमुख कारण हैं। बहुतेरी नदियों की सहायक नदियां भी धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी हैं। फिर जलवायु परिवर्तन के चलते गंगा, यमुना, घाघरा और कोसी के जल ग्रहण क्षेत्र पर बहाव में भी कमी आई है। भूजल में भी कमी हो रही है। इसके कारण भूजल से पूरित होने वाली नदियां दिनों दिन तेजी से सूखती जा रही हैं और इसके अलावा अतिक्रमण, प्रदूषण, उनके मार्ग को मोड़ने और जल संरचनाओं से छेड़छाड़ भी उनके सूखने का कारण है, जिस कारण नदियों और धरती दोनों का मिजाज बिगड़ रहा है। देश की नदियों के बारे में शोध करने पर पता चला कि देश के उत्तरी राज्यों की 279 नदियां सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। इनमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में 55, मध्य प्रदेश में 19, बिहार में, केरल में आप देखिए 18, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में 17, राजस्थान में 14, गुजरात, मणिपुर और बंगाल में 13 प्रदूषित नदियाँ हैं। यमुना की आप देखिए बदहाली से तो सभी भली भांति परिचित हैं। देश की 42% जल जरूरतें पूरी करने वाले उत्तराखंड में पहाड़ों से निकलने वाली नदियां तेजी से सूख रही हैं और अपना स्वरूप खोती जा रही हैं। राज्य की 65 नदियां सूख चुकी हैं, 250 के करीब सूखने के कगार पर हैं। 35 नदियों में बीते 30 वर्षों में पानी 50 से 75% कम हो गया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, गोमती को मिलाकर छोटी बड़ी लगभग 75 नदियों में से 30 नदियों में गर्मी आते आते पानी कम हो जाता है या यूँ कहें तो वह निर्जल हो जाती हैं। प्रदेश के पूर्वांचल में नदियां सूखने से जमीन के बंजर होने की दर में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी के मामले में शीर्ष पर हैं और यहाँ बीओडी का कई जगह पर स्तर सामान्य से 10 गुना से आप देखिए भी ज़्यादा है। पंजाब में भी यह स्थिति है। गंगा समेत देश की 279 नदियों में से 33 में बीओडी का स्तर 10 गुना से भी ज़्यादा है। गंगा में बीओडी का स्तर सबसे ज़्यादा है। यमुना में यह 35 है। गोदावरी में आप देखिए 31, घग्गर में 27, गोमती में 20 और कावेरी में 15, दामोदर और कृष्णा में 12, भवानी और हिंडन में यह 11 और मूसा में आप देखिए स्वीकार सीमा से बहुत ज़्यादा है। बिहार में आज उत्तर प्रदेश की 16 और दक्षिण बिहार की 8 समेत कुल 24 नदियाँ सूख गई हैं। दर्जन भर से आप देखिए ज़्यादा में गाद भरा हुआ है। राज्य के लगभग समूचे क्षेत्र में इन 24 नदियों का वह प्रवाह थम गया है। इनकी लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है, जिसमें से आप देखिए 670 किलोमीटर में जहां नदियां पानी से लबालब रहती थी, आज भी गाद भरी हुई हैं। राज्य में नदियों की हालत की बेहद खराब है। नदियां छोटे छोटे जलाशयों और जल स्रोतों में तब्दील होती जा रही हैं। बागमती और बूढ़ी गंडक सूखने के कगार पर हैं। कई नदियों में पानी का बहाव पूरी तरह से ठहर गया है। झारखंड में भी छोटी बड़ी नदियां 91 नदियां हैं। यहाँ दामोदर और स्वर्ण रेखा 2 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो उद्योग धंधों की वजह से बेहद प्रदूषित हैं। विशेषज्ञों की बात माने दामोदर का कुछ वर्ष पहले पानी प्रदूषण के चलते काला तक हो गया था। विडंबना यह है कि इनकी प्रदूषण मुक्ति के बारे में सरकार मौन है और उनकी इस बाबत कोई योजना भी नहीं है। नदियों की प्रकृति के अनुरूप प्रबंधन की व्यवस्था। हाल ही में विश्व की 800 नदियों पर एक अध्ययन किया गया है, जिसमें यह पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की 87% नदियां गर्म हो रही हैं और 70% नदियों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये दुष्परिणाम बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। एक आंकलन के अनुसार आने वाले वर्षों में यदि यही हाल रहा तो नदियों के तंत्र में ऑक्सीजन इतनी कम हो जाएगी जिससे मछलियाँ समेत कई प्रजातियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दरअसल जलवायु में के गर्म होने के चलते महासागर तो गर्म हो ही रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं कि नदियों के साथ भी होगा। इस अध्ययन में नदियों के तापमान में बदलाव और ऑक्सीजन कम होने की दर की पानी की गुणवत्ता और जलीय जीवों तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहे दुष्परिणाम का राज फांस हुआ है। अब यह जग जाहिर है कि हमारे देश की ही नहीं समूची दुनिया की 10 बड़ी नदियों पर भीषण खतरा मंडरा रहा। हमारे देश में कमोबेश सभी नदियाँ अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। इसलिए यह जरूरी है कि नदियों को बचाने के लिए दुनिया भर में ठोस और स्थायी उपाय किए जाएं। इस बारे में हमें एशियाई विकास बैंक और पोस्ट डैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च की रिपोर्ट पर ध्यान देना होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में हो रहे बदलाव का असर हिमालय पर भी पड़ेगा और आने वाले वर्षों में हालात और भयानक होंगे। दक्षिण एशियाई भौगोलिक क्षेत्र की ज़्यादातर नदियां 80% ग्लेशियरों पर निर्भर है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से नदियों की स्वाभाविक प्रकृति प्रभावित हो रही है और परंपरागत जल स्रोतों की अनदेखी
और नदियों में गाद की समस्या का समाधान करने में नाकामी इसका सबसे बड़ा कारण है। जबकि नदियों में गाद की समस्या है कि निदान हेतु कॉम्प्रिहेंसिव सिल्ट पॉलिसी बनाने और नदी प्रबंधन की मांग बरसों से पर्यावरणविद एवं नदी जल विज्ञानी करते रहे। यही नहीं, वन विहीन हो चुकी नदियों के जलागम को वनाच्छादित करने में भी सरकार की विफलता जग जाहिर है। और इससे एक ओर जहां नदियों के जल बहाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, वहीं दूसरी ओर वनाच्छादित तट प्राकृतिक तौर पर बांधों के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और अब समय की मांग है कि नदियों की प्रकृति का सूक्ष्म विश्लेषण अध्ययन किया जाए और उसी के तहत नदी प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। और इसके सिवाय इसका कोई हल नहीं है। जरूरत की इस बात की है कि इस दिशा में सरकार और नव समाज दोनों के ही ईमानदारी से सामूहिक प्रयास से ही कुछ बात बनने की उम्मीद की जा सकती है। तो ये कहानी है, अच्छा कॉलम है, अच्छा एडिटोरियल है ना। बूझो तो जाने, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। बाकी चुनाव की चर्चाएं हो ही रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रहरी, ये आप देखिए, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियंत्रित अनेक हवाई पट्टियों पर कई लड़ाकू विमान उतारे गए ना, उसी को लेकर बाड़मेर में भी अभ्यास हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की एक कहानी है। अब आपका कोई सवाल मेरे लिए हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, अपना 100% दीजिए, अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए। धन्यवाद।